देखिए कल पहला दिन था और पहला दिन में हम हिंदी सेकेंड में क्लास 8 के लिए लाए थे पहला पाठ भाषा लिपि एवं व्याकरण में। भाषा के प्रकार, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हम लोगों ने पढ़ लिया था। आशा मैं करता हूं कि आप लोग लिख चुके होंगे इस चीज को फेयर की कॉपी में। अब इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे राजभाषा। अब हम पढ़ेंगे राजभाषा। तो यहां पर है कि राजभाषा भाषा का स्पष्ट अर्थ है कि सरकारी कामकाज की भाषा, अर्थात अंग्रेजों के आने से पहले मुगल काल में अरबी फारसी को राजभाषा के तौर पर प्रयोग किया जाता रहा है। आजादी के बाद 14 सितंबर सन 1950 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत कर मान्यता दी गई। इस कारण तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि राजभाषा वह भाषा है, यह वह भाषा है जिसमें भारत देश की सभी सरकारी कामकाज पूरे किए जाते हैं। राजभाषा यह वह भाषा है जिसमें भारत देश के सभी सरकारी कामकाज पूरे किए जाते हैं। इसे राजभाषा के तौर पर कहा गया है, बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कचहरी वगैरह में या आप किसी भी क्षेत्र में जो सरकार के अंतर्गत आता है, कामकाज के अंतर्गत आता है, उसमें यह भाषा का प्रयोग होता है। उसके बाद जो है बोली आती है। तो जिस भाषा को किसी सीमित क्षेत्र अंचल में प्रयोग किया जाता है तथा उस क्षेत्र के बाहर उसका विशेष प्रयोग नहीं होता, लेकिन अपने लोगों में वो बहुत लोकप्रिय होता है, उसे बोली कहते हैं। जैसे बुंदेली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, गढ़वाली, कुमायूनी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा आदि। बोली वो है जो किसी विशेष क्षेत्र में जिस भाषा को विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में बोली के रूप में, बोली या भाषा के रूप में
प्रयोग की जाती है उसे बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी, अवधी, मैथिली, गढ़वाली आदि। तो बोली उसे कहते हैं कि जिस भाषा को किसी विशेष क्षेत्र में बोली या भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है उसे बोली कहते हैं। ठीक है, उसमें भोजपुरी भी आती है, अवधी भी आती है, मैथिली भी आती है, गढ़वाली भी आती है आदि अनेकों, बघेली, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा आदि सभी आती है। अब इसके बाद लिपि का नंबर आता है। इसके बाद लिपि का नंबर आता है। लिपि जो होती है वह भाषा यानी ध्वनियों के लिखने की विधि को, यानी भाषाओं के लिखने की विधि को जो जिस रूप में लिखी जाती हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे भाषा में ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, जैसे अ, आ, इ, ई, ये सभी ध्वनियां हैं और इन ध्वनियों के लिखने की विधि को हम लिखित रूप को वो लिपि कहते हैं। यानी कि ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। जैसे उन्हें लिपि कहते हैं। तो ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई और अह तक, उसके बाद क से ज्ञ तक, क ख ग घ अंग च छ ज झ ज्ञ तक। उसी प्रकार अब हम नीचे जो है कुछ भाषाओं और उनके लिपियों को हम लिखेंगे, बताएंगे। जैसे यहाँ है भाषा, और उनके सामने उनकी लिपियों को लिखी जाएगी।
यहां पर भाषा और यहां पर लिपि। अब हम भाषा हिंदी हमारी होगी, तो उसकी लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। उसके बाद अंग्रेजी भाषा, ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद उर्दू भाषा, उर्दू भाषा की फारसी लिपि होती है। संस्कृत, ब्राह्मी लिपि होती है। उसके बाद पंजाबी, गुरुमुखी लिपि होती है। भाषा है हिंदी, हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की फारसी, उर्दू की ब्राह्मी, उर्दू की फारसी, संस्कृत की ब्राह्मी, पंजाबी की गुरुमुखी। उसके बाद ये हो गया होगा। तमिल है, तमिल भाषा है, इसका तमिल ही लिपि है। और बांग्ला का बांग्ला ही लिपि है, बांग्ला लिपि है। ओके, अब उसके बाद आता है ये तमिल है, तमिल का की लिपि है तमिल, और बांग्ला की लिपि है बांग्ला। अब उसके बाद व्याकरण की परिभाषा आता है। लिपि के बाद व्याकरण की परिभाषा। तो पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम जो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करना आवश्यक होता है या उसमें उसके अंतर्गत आता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे इसकी उचित परिभाषा यह है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के बोलने, लिखने, एवं
पढ़ने या समझने का शुद्ध रूप से ज्ञान हो जाए, वो व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के बोलने, लिखने एवं पढ़ने या समझने का शुद्ध रूप से ज्ञान हो जाए। ये व्यक्ति को या बालक को तो उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग, इसके 4 अंग होते हैं मुख्यतः। चार अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा पद विचार, और चौथा वाक्य विचार। व्याकरण के अंग मुख्यतः 4 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के बोलने, लिखने, पढ़ने या समझने के का शुद्ध रूप से ज्ञान हो जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। अब जो है, अब इसका इन सब के विषय में आगामी जो अध्याय आएंगे उनका विस्तारपूर्वक से चर्चा होगी, अध्ययन करेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग को यह विशेष रूप से जानना आवश्यक है कि हमने जाना कि भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही होती है, और देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्वनियों के लिखने और जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी लिपि देवनागरी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा के नियमों का अध्ययन व ज्ञान व्याकरण कहलाता है। तो इन बातों को आपको जानना आवश्यक है, और इनको जो है आप फेयर की कॉपी में उतार लेंगे, और इसके बाद हम इसके अभ्यास की चर्चा अगले दिन किया जाएगा।